please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के जगतपुरी इलाके में कुछ लोगों ने सरेआम एक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद में इलाज के समय मौत हो गई। आरोपी की दो भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक भाई ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर दूसरे भाई पर हमला कर दिया और बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। ये सारी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। भाइयों में आपस में लड़ाई हुई, अच्छा, और डंडे वगैरह से मारा गया तो उस लेडीज की डेथ हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करके मूसा को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना में शामिल आरोपी के दो बेटे फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक बंगला खाली करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन का समय दिया गया है। बंगला खाली करवाने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पर नोटिस लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि पद से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगलों में रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह को लखनऊ में सरकारी बंगले मिले हुए हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और अब यूपी सरकार की भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब 15 दिन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला छोड़ना ही होगा। बिल्कुल जसप्रीत, अब चूंकि राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस जारी कर दिया और आज इन बंगलों पर किसी भी वक्त ये नोटिस चस्पा कर दी जाएगी, जिसमें साफ तौर पर ये है कि 15 दिन के अंदर इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें था कि जनता के पैसे से किसी पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बंगले में सरकारी खर्च करने का कोई हक नहीं बनता। जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है और लंबा करोड़ों रुपए खर्च होता है एक पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और सख्ती से। हालांकि एक बार ये आदेश पहले भी हो चुका था, लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसके लिए कैबिनेट में कानून ला दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री बंगले में रह सकते हैं, लेकिन दोबारा सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगले खाली किए जाए और अब मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस जारी कर दी है, जो आज चस्पा हो जाएगी। आज से 15 दिन के अंदर इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में राजभवन में बीएस येडियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए बीएस येडियुरप्पा ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद येडियुरप्पा ने समारोह में मौजूद बीजेपी नेताओं और अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाया, जिसके बाद बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। इसी बीच बीजेपी विधायकों और समर्थकों ने येडियुरप्पा को घेर लिया और उनके पैर छूने लगे। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे लोगों का अभिनंदन करने के बाद येडियुरप्पा राजभवन से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। शपथ ग्रहण से पहले येडियुरप्पा के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं येडियुरप्पा ने भी राजभवन के लिए रवाना होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले की गई इस खास पूजा के लिए वाराणसी से पुजारियों को बुलाया गया। God's blessings he will throw. No, he will continue for 5 years. येडियुरप्पा के शपथ लेने से पहले राजभवन के बाहर पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कई कलाकारों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान राजभवन के बाहर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे येडियुरप्पा ने वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन किया। हालांकि येडियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल नहीं हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अनंत कुमार हेगड़े और जेपी नड्डा राजभवन में मौजूद रहे, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायकों और नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने पर सफाई दी और दावा किया कि बीजेपी विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल होगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ येडियुरप्पा जी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 5 years.
दावा किया जा रहा है कि सदन में बहुमत साबित करने के बाद येडियुरप्पा सरकार के दूसरे मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। श्रीरामुलु बनना नहीं बनना वो पार्टी डिसीजन लेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 104 सीट पर जीत हासिल हुई। यह आंकड़ा बहुमत से 8 सीट कम रहा। ऐसे में सदन में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के लिए बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में अपना भाषण खत्म करने के बाद हॉल में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन इससे पहले वो अपने भाषण में आरएसएस पर जमकर बरसे और उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। कार्यक्रम पंचायती राज संगठन का था, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष आरएसएस और बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं चूके। हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से बढ़ते। लगे हाथ राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में आदिवासियों और दलितों की आवाज को दबाने का आरोप भी आरएसएस और बीजेपी पर लगाया। आरएसएस और बीजेपी की कोशिश है कि वो जनता की आवाज, आदिवासियों की, दलितों की, कमजोर लोगों की आवाज को दबाएं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई मौकों पर अपने भाषण में आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने में आरएसएस की तरफ से भी देर नहीं लगाई गई। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और राहुल गांधी के आरएसएस पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कि पार्टी का और नेताओं का और परिवार का फैशन है टू यूज आरएसएस फॉर एवरीथिंग, तो उस काम को वो बखूबी कर रहे हैं। वहीं आरएसएस के बचाव में सामने आई बीजेपी भी राहुल गांधी को नसीहत देने से नहीं चूकी। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, आप आरएसएस के कुछ कहने से पहले एक बार सोचिए आरएसएस क्या है। साथ ही बीजेपी ने दावा किया कि आरएसएस देश की तरक्की के लिए काम करता है और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से देश को बर्बाद कर दिया।